शांतपुर नाम के छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था, विष्णु दास। उसकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उसके पास एक ही सहारा थी, उसकी प्यारी बेटी मीरा। उसका सारा संसार बस उसकी बेटी थी। मीरा सुंदर तो थी ही, पर उससे भी ज्यादा नेकदिल और मेहनती थी। पिता की तरह सीधी सादी और हालातों से लड़ने वाली। विष्णु का गुजारा रोज की मेहनत मजदूरी पर चलता था। कभी लकड़ियां काटकर बेच देता, कभी गांव के खेतों में दूसरों के साथ काम कर लेता। लेकिन गरीबी इतनी गहरी थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता। गांव का जमींदार ठाकुर बालदेव सिंह था, बड़ा आदमी मगर दिल से पत्थर। एक दिन ठाकुर बालदेव गुस्से से भरा विष्णु के घर पहुंचा। ए विष्णु, कहाँ है तू? इतने सालों से मेरा दिया हुआ पैसा दबा रखा है। अब कान खोलकर सुन। आज अगर पैसे नहीं दिए तो कल तेरे सिर पर यह छत भी नहीं रहेगी। ठाकुर साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। हालात ऐसे है कि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस 2 दिन की मोहलत दीजिए। मेरा बेटा कुणाल शहर से लौटने वाला है। उसने कहा है कि आते ही फैक्ट्री की बचत से आपका सारा कर्ज चुका देगा। कृपया 2 दिन रुक जाइए साहब, बस 2 दिन। हाँ, ये कहानी तो मैं कई सालों से सुन रहा हूं। विष्णु, तेरा बेटा आएगा, पैसे लाएगा, पर वो कभी आता ही नहीं। अब बस, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। या तो आज ही पैसे दे या फिर घर खाली कर। ठाकुर जी, बया कीजिए। 2 दिन और रुक जाइए। मेरे भैया सच में आने वाले हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। हम आपका एक एक पैसा लौटा देंगे, बस भरोसा कर लीजिए। ठीक है, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। तीसरे दिन अगर मेरे पैसे ना मिले तो याद रखना, तेरी झोपड़ी भी मेरी होगी और ये जमीन भी। आपका धन्यवाद ठाकुर साहब। अगर 2 दिन में आपके पैसे नहीं मिले तो हम खुद ये घर छोड़ देंगे। ठाकुर वहां से चला गया और मीरा अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, भैया आ जाएंगे ना? अगर नहीं आए तो हम कहाँ जाएंगे? आएगा बेटी, उसने वादा किया है। 2 दिन बाद गांव में भयानक खबर आई। जिस फैक्ट्री में कुणाल काम करता था, वहां आग लग गई। कई मजदूरों की मौत हो गई और कुणाल का नाम भी उस सूची में था। विष्णु की दुनिया जैसे थम गई। मीरा जमीन पर बैठकर रोने लगी। घर में बस सन्नाटा था। उम्मीद का आखिरी दीपक भी बुझ गया। पिताजी, भैया हमें छोड़कर चला गया। अब हम क्या करेंगे पिताजी? अब किससे उम्मीद रखेंगे? बेटी, शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। जिसने हमें दिया वही ले गया। अब हमें और मजबूत बनना होगा मीरा। मीरा के चेहरे से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, पर उसने पिता को संभालने के लिए खुद को मजबूत बनाया। उधर ठाकुर को जब कुणाल की मौत की खबर मिली तो उसने दुष्ट हंसी के साथ कहा, अब तो ये गरीब कभी पैसे नहीं दे पाएगा। यही सही मौका है। इसकी जमीन भी मेरी, इसका घर भी मेरा। 3 दिन बाद गांव में एक शहर का आदमी आया, सूट बूट में, हाथ में सूटकेस। नाम अमन वर्मा। वो फैक्ट्री का मालिक था। अरे भाई साहब, जरा सुनिए तो, ये विष्णु दास का घर कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तुम कौन हो और कहां से आए? वो इस गांव के तो नहीं दिखते। आप तो भी जानते ही होंगे कि विष्णु दास, उसके बेटे कुणाल की मौत फैक्ट्री में हुई थी। मैं उसके परिवार को मुआवजे के पैसे देने आया हूं। यह सुनकर ठाकुर के मन में लालच जाग जाता है और वह सोचता है, क्यों ना मैं इसे बोल दूं कि मैं ही रामलाल हूं और इससे पैसे ले लूं। वैसे भी रामलाल ने मुझे कर्जा लिया है, वो खुद तो मुझे चुकाने से रहा। मैं इसी से ही पैसे ले लेता हूं, जिससे मुझे कर्ज का पैसा भी मिल जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। मैं ही विष्णु दास हूं। मेरा बेटा कुणाल वही काम करता था। बहुत दुखद घटना है, मेरा दिल टूट गया है। मुझे अफसोस है, यह कंपनी की ओर से मुआवजे की रकम है। भगवान आपको हिम्मत दे। वो सूटकेस ठाकुर को देकर चला गया। जैसे ही ठाकुर ने घर जाकर सूटकेस खोला, उसमें हजारों रुपए थे। उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। हा, अब तो मैं अमीर बन गया। अब उस गरीब विष्णु को गांव से निकाल दूंगा और उसकी जमीन पर हवेली बनवाऊंगा। तीसरे दिन सुबह जब सूर्य की किरणें गांव के छप्परों पर गिर रही थी, तभी ठाकुर बालदेव फिर गुस्से से भरा विष्णु के घर पहुंचा। ए विष्णु,
आज तीसरा दिन है। अब तो तेरे उस बेटे की बातें सुनकर भी थक गया हूं। अब तो खबर भी आ गई है कि तेरे बेटे की मौत हो चुकी है। अब बता, कर्ज चुकाएगा कैसे? ठाकुर साहब, मेरे बेटे की मौत हो गई, सब खत्म हो गया साहब। अब मेरे पास कुछ नहीं है देने को, बस ये झोपड़ी है जो हमारी आखिरी उम्मीद है। उम्मीद? गरीब की उम्मीद भी मजाक लगती है मुझे। तेरी झोपड़ी और जमीन दोनों अब मेरी हैं। निकल जा यहां से, वरना मैं खुद निकाल दूंगा। आपने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। हम गरीब हैं मगर बेईमान नहीं। भगवान सब देख रहा है ठाकुर जी। एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। जा जा, जब तेरे पास पैसा नहीं तो इज्जत भी खो दे अब। मीरा ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और बोली, पिताजी चलिए, ऐसे इंसान के आगे झुकना मौत के समान है। भगवान हमारे साथ है, हम अपनी मेहनत से जी लेंगे। बेटी, तू सच कहती है। चल, अब इस अपमान की जगह को पीछे छोड़ दे। दोनों अपने घर की दीवारों को आखिरी बार देखते हुए गांव से बाहर निकल गए। गांव के किनारे जंगल में उन्होंने कुछ लकड़ियां और सूखी घास जोड़कर एक टूटी सी झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगे। वहीं से उनका नया संघर्ष शुरू हुआ। विष्णु की तबीयत दिन दिन बिगड़ने लगी। मीरा अब अकेले लकड़ियां काटती, पानी भरती और लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करके और पिता की सेवा भी करती। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब हमारा गुजारा कैसे होगा। हम तो पूरी तरह से कुणाल के भरोसे पर थे, लेकिन पता नहीं ईश्वर ये कैसी परीक्षा ले रहा। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं भी काम में आपका हाथ बटाऊंगी। हम कुछ न कुछ करके जमींदार का कर्ज लौटा ही देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। एक दिन मीरा पानी भरने गांव के कुएं पर गई। उसी समय एक नौजवान गांव पहुंचा। नाम था नीरज हरीश वर्मा, जो शहर का रहने वाला था। उसके पिता हरीश ठाकुर बालदेव के पुराने दोस्त थे। नीरज ने जब कुएं पर मीरा को देखा, साधारण कपड़े पर चेहरे पर शुद्धता और आंखों में सच्चाई, नीरज गांव में अपने रिश्तेदार सेठ बलदेव के घर पहुंचा और बोला, क्या आपने पहचाना? मैं आपके दोस्त हरीश का बेटा हूँ। मेरा नाम नीरज है। अरे बेटा नीरज, तुम कितने बड़े हो गए हो? तुम्हारे पिता मेरे पुराने साथी हैं। कैसे आना हुआ? चाचा जी, दरअसल पिताजी ने एक जमीन का सौदा करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। वही जमीन देखने के लिए मैं यहाँ आया था। इस सिलसिले में आपसे भी थोड़ी बात करनी थी। अच्छा, तो तुमने अभी कारोबार भी संभालना शुरू कर दिया है? हाँ चाचा जी, थोड़ा बहुत मैं भी कारोबार देख लेता हूँ। अब पिताजी से ज्यादा काम नहीं हो पाता। ये तो अच्छी बात है बेटा। आपसे एक बात पूछनी थी चाचा जी। दरअसल जब मैं गांव आ रहा था, रास्ते में कुएं पर एक लड़की को देखा। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की बेटा? अभी जब मैं आ रहा था तो आपके घर के सामने जो कुआं है, उस कुएं पर मैंने एक लड़की को पानी भरते देखा। को नीरज बेटा, मैं देख कर आता हूँ। ठाकुर बाहर जाकर कुएं की ओर देखता है तो कुएं पर उसे खुद की ही लड़की पूजा दिखाई देती है। मुझे लगता है नीरज को मेरी लड़की पसंद आ गई है। नीरज बेटा, जिस लड़की के बारे में तुम पूछ रही हो वो मेरी ही बेटी है। अच्छा ठीक है चाचा जी, आप बताइए आप कैसे हैं? नीरज बात को पलट देता है, लेकिन ठाकुर को इस बात पर शक हो जाता है। मुझे लगता है नीरज को मेरी लड़की पसंद आ गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने अमीर लोग मुझे और कहीं नहीं मिलने वाले। इतना सोचकर ठाकुर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। तभी नीरज बोलता है, चलिए चाचा जी, मैं अब निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। नहीं बेटा, एक दिन रुक कर जाओ। नहीं चाचा जी, इस बार नहीं, अगली बार आऊंगा तो रुकूंगा। इतना कहकर नीरज वहां से चला जाता है। घर जाकर अपने पिताजी से, पिताजी, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसे मैंने शांतपुर गांव में देखा था। कौन लड़की? क्या नाम है उसका? नाम तो नहीं जानता, पर ठाकुर बालदेव के घर के पास थी। उन्हीं की लड़की से मुझे शादी करनी है। अरे वाह, ठाकुर मेरा पुराना दोस्त है। अगर तूने उसकी बेटी पसंद की है तो बात बन गई। कल ही मैं रिश्ता लेकर चलता हूँ। अगले दिन हरीश अपनी पत्नी और नीरज के साथ ठाकुर के घर पहुंचा।
दरअसल नीरज को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आ गई है और वह उससे शादी करना चाहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। इससे ज्यादा खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। अभी अपनी बेटी को बुलाइए। हमने उसे देखे बरसों हो गए। ठाकुर के चेहरे पर लालच और प्रतिष्ठा की मुस्कान आई। उसने तुरंत अपनी बेटी पूजा को बुलाया। पिताजी, बुलाया आपने? जैसे ही पूजा बाहर आती है, नीरज उसे देखकर दंग रह जाता है और बोलता है, रुकिए, ये वो लड़की नहीं है जिसे मैंने देखा था। आपने उस दिन जिसे देखा था, यह वही लड़की है। ठीक से देखिए। नहीं नहीं चाचा जी, मुझे अच्छी तरह से याद है। इतना सुनकर ठाकुर सोच में पड़ जाता है। ओह, लगता है इसने मीरा को देखा था। उस दिन वही थोड़ी देर पहले वहां पानी भरने आई थी। अगर इसे पता चला कि वो गरीब विष्णु की बेटी है, मुझे कुछ करना होगा। बेटा, शायद तू किसी और को गलत फहमी में देख बैठा। मेरे घर में तो बस यही एक बेटी है। नहीं नहीं चाचा जी, मुझे अच्छी तरह से याद है। मुझे अच्छी तरह से याद है, ये वो लड़की नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद उस लड़की को आपके लिए ढूंढ कर लाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। नीरज, तुम ये क्या बात कर रहे हो? हम तुम्हारे कहने पर आए थे। तुमने कहा था कि तुम्हें ठाकुर की लड़की पसंद आई है। हमें तो यही लड़की पसंद है और मेरी यही इच्छा कि यहाँ ही तुम्हारा रिश्ता हो। पर पिताजी, मुझे उसी लड़की से शादी करनी है जिसे मैंने उस दिन कुएं पर देखा था। हरीश, उसकी पत्नी और नीरज अपने घर चले जाते हैं। बेटा, अगर तू सच में उससे शादी करना चाहता है तो पहले उसे ढूंढ ले। 7 दिन का समय है, वरना पूजा से ही शादी करनी होगी। 7 दिन में मैं उस लड़की को खोज निकालूंगा। नीरज पूरे गांव में घूम घूम कर उस लड़की को ढूंढने लगा। कहीं उसका नाम नहीं मिला, लेकिन किस्मत उसे जल्द ही उस तक ले आई। उधर ठाकुर ने तय किया, अब इस विष्णु और उसकी बेटी को यहां से मिटा दूंगा। अगर नीरज उन्हें देख लेगा तो मेरा झूठ खुल जाएगा। लेकिन किस्मत की अपनी चाल थी। एक शाम मीरा लकड़ी काटने जंगल गई थी। देर रात तक नहीं लौटी। विष्णु बेचैन होकर उसे ढूंढने निकला। रास्ते में थककर गिर पड़ा। उसी वक्त नीरज वहां से गुजरा। उसने बुजुर्ग को देखा। बाबा, आप यहां इस जंगल में क्या कर रहे हैं? कहीं कुछ हुआ है क्या? मेरी बेटी मीरा, वो लकड़ी काटने गई थी, अब तक लौटी नहीं। डर लग रहा है कहीं कुछ हो ना गया हो। चिंता मत कीजिए बाबा, मैं आपके साथ चलूंगा। आपको कुछ नहीं होने दूंगा। वो विष्णु को सहारा देकर उसकी झोपड़ी तक लाया। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने मीरा खड़ी थी। नीरज को यकीन हो गया कि यही वही लड़की थी। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें ढूंढने बाहर गया था। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर से आ गए थे और मैं बीच रास्ते पर गिर गया था। तभी इन्होंने मेरी मदद की और मुझे घर तक लेकर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे पिताजी की मदद की। बाबा, आप गांव के बाहर इस जंगल में इस ऐसी छोटी सी झोपड़ी बनाकर क्यों रह रहे हैं? तब विष्णु दास अपनी सारी बात बताता है और ठाकुर की सारी करतूत भी बता देता है और अपना बेटा कारखाने की आग में खो दिया, यह भी बताता है। यह सुनकर नीरज बोलता है, बाबा, मैं उस फैक्ट्री के मालिक अमन को जानता हूं। दरअसल तकनीकी खराबी की वजह से वहां आग लगी थी। उसमें काफी लोग मारे गए थे, लेकिन मुआवजे के तौर पर सभी परिवारों को रुपए लाख भिजवाए थे। क्या आपको वो पैसे नहीं मिले? अगर पैसे किसी और को मिले हैं तो सच्चाई मैं सबके सामने लाऊंगा। बेटा, यहां तो कोई भी नहीं आया। हमें कोई पैसा नहीं मिला। अगर मिल जाते तो तुम ही सोचो हम यहां जंगल में क्यों होते। यह सुनकर नीरज को धक्का सा लग जाता है। नीरज बोलता है, दूसरे ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा। बाबा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए। मैं इस बात का पता लगाकर आपके पैसे दिलवा कर रहूंगा।
दूसरे दिन नीरज अपने मलिक अमन को लेकर विष्णुदास के घर आता है और पूछता है। मैंने वो पैसे इनको नहीं दिए। मैंने वो पैसे विष्णुदास नाम के आदमी को दिए हैं और मैंने वह सूटकेस उनके पास दे दिया था और वहां से चला गया। मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर वो आदमी तुम्हारे सामने आए तो क्या तुम पहचान लोगे? हाँ, पहचान लूंगा। थोड़ी देर बाद वह आदमी आता है और बोलता है, मैंने पता कर लिया, उस आदमी का नाम विष्णुदास नहीं बलदेव है और वह उस गांव का ठाकुर है। नीरज मन ही मन सोचता है। अच्छा, तो ये बात है। अब मेरी पूरी बात समझ में आ गई। अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने के लिए उन्होंने जानबूझकर मीरा के घर वालों को गांव से बाहर निकाल दिया ताकि मैं उसे कभी ढूंढ ना सकूं और मेरी शादी उसकी लड़की पूजा से हो जाए। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठाकुर को कैसे सबक सिखाना है आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर नीरज अपने आदमी को लेकर ठाकुर के घर जाता है। जैसे ही ठाकुर उस आदमी को देखता है तभी नीरज बोलता है, चाचा जी, ये सब आपने किया है, मुझे तो यकीन नहीं होता। आपको पता है कुणाल के पिताजी को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है, और इतना ही नहीं, आपने पैसे लेकर भी उन्हें इस गांव से बाहर निकाल दिया। नीरज बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में आ गया था और अपनी बेटी के मोह में अंधा हो गया था। इसीलिए मैंने ऐसा किया। जब तुमने उस लड़की के बारे में बताया तभी मैं पहचान गया था कि वह लड़की कोई और नहीं, मीरा ही थी। इसीलिए मैंने ये चाल चली और मीरा और उसके पिताजी को इस गांव से निकाल दिया ताकि तुम्हें वह लड़की नहीं मिले और मजबूरन तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़े। तभी हरीश वहां पर आ जाता है। उसे भी यह सारी घटना पता चल जाती है और वह भी ठाकुर को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। फिर नीरज और उसके पिताजी मीरा के घर जाते हैं। और सारे पैसे उसके पिताजी को देते हैं और उसके पिताजी से मीरा का हाथ भी मांगते हैं। बाबा, अगर आप अनुमति दें तो मैं मीरा का हाथ मांगना चाहता हूं। वो सिर्फ सुंदर ही नहीं, सच्चाई और हिम्मत की मूर्ति है। मीरा की आंखों में आंसू थे। उसने अपने पिता की ओर देखा। बेटा, जिसने हमारी इज्जत लौटाई वही हमारे परिवार का हकदार है। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। कुछ महीनों बाद गांव में नीरज और मीरा की शादी धूमधाम से हुई। विष्णु का नया घर बना और अमन ने उनके लिए लकड़ी का छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को थैंक्स, और इस हफ्ते का स्पेशल मेंशन जाता है इनको। आपके कमेंट ने दिल जीत लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं कमेंट सेक्शन से लकी सब्सक्राइबर का नाम लेने वाली हूं, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए।